नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्यारे साथियों, रीड साइंस में अपना सौरमंडल का ये टॉपिक रहेगा, जहां से हर बार एक या दो प्रश्न देखिए आते ही आते हैं। तो इस टॉपिक को अगर हम कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके 2 अंक या 1 या 2 अंक तो आपके जो वो पक्के हो जाएंगे एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम के जब बिल्कुल हम पास हों तो बिल्कुल सटीक जो टॉपिक्स होते हैं वो अपने को पढ़ने होते हैं, जहाँ से 101% क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सौरमंडल का एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो उस टॉपिक को तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सौरमंडल के इस टॉपिक को एनसीईआरटी को आधार मान करके मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी को आधार मान के यह टॉपिक मैं आपको साथियों करवा रहा हूँ। और इसमें कक्षा जो 8 की पुस्तक है एनसीईआरटी की, उसका जो चैप्टर एक उसमें तारे और सौर परिवार नाम से शायद चैप्टर है, 1 मिनट में देख के आपको बता देता हूँ। वो चैप्टर आप जरूर कर लीजिएगा, तारे एवं सौर परिवार, चैप्टर नंबर 17 है। ठीक है, उसको आप कीजिएगा, बहुत अच्छा पाठ है और बहुत अच्छे से सारा मैटर वहीं से इस टेस्ट का लिया गया है। तो इस टेस्ट को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हूबहू ऐसे प्रश्न तो नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ से आप उन प्रश्नों को आराम से निकाल पाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और देखिए, प्री रीड 5 का जो एग्ज़ाम है वो आप सभी को पता है 15 जुलाई को होने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन उसके लिए स्टार्ट है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बहुत अच्छा पेपर आपका होगा, निश्चित तौर पे आप दे सकते हैं। दूसरी बात, बच्चे सबसे ज़्यादा जो डिमांड कर रहे हैं मेरे से, मैंने आपको पहले भी बताया, वो कर रहे हैं मैराथन क्लासेज की। देखिए, मैराथन क्लासेज लेना मेरा बिल्कुल भी कोई भी ऐसा मेरा एक प्रकार से यानी कि मैं कहूँ कोई प्लान नहीं है, क्योंकि इससे आपका समय ज़्यादा ख़राब होगा और समय मुझे आपका ख़राब नहीं करना है। ठीक है, मैराथन वगैरह कुछ नहीं होता ऐसा, सब व्यूज़ पाने के या पॉपुलरिटी बढ़ाने के सारे हथकंडे होते हैं, उनसे अपने को कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं, है ना। तो मैटर पर कंसंट्रेट करो, पढ़ो। और साथियों, रीट की परीक्षा इतना कोई बड़ा एग्ज़ाम भी नहीं रह गया है, तो आप आराम से जाइए, परीक्षा दे के आइए। उसके बाद अपन 3rd ग्रेड की जो तैयारी करेंगे उसको नेक्स्ट लेवल की तैयारी करेंगे, ज़बरदस्त तैयारी करेंगे। ठीक है, तब आपको एक से बढ़कर एक क्वेश्चन भी मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पर पूरा दमखम मैं भी अपना लगाऊंगा और आपको भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद में अपन निश्चित तौर पे लास्ट में मैराथन क्लासेस बाद में ले सकते हैं। रीड के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है मैराथन क्लासेस की, बस आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं वो पढ़िएगा। चलिए, पहला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, प्रदीप्त पिंड जैसे तारे, चंद्रमा इत्यादि खगोलीय पिंड नहीं होते। दूसरा, ग्रह प्रदीप्त नहीं होते तथा खगोलीय पिंड कहलाते हैं। 3, ग्रह, चंद्रमा तथा तारे, इनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को खगोलिकी कहते हैं। सही कथन का आपको चयन करना, तो दूसरा और तीसरा दोनों कथन सही है। पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि प्रदीप्त पिंड जैसे तारे, चंद्रमा, ये सारे के सारे खगोलीय पिंड हैं। यहाँ लिखा है खगोलीय पिंड नहीं है, तो सही कथन पूछा था तो ये नहीं होगा। इसके अलावा ग्रह प्रदीप्त, देखिए जो ग्रह होते हैं वो प्रदीप्त नहीं होते। ठीक है, ये खगोलीय पिंड होते हैं साथियों। तो दूसरा कथन सही है, तीसरा भी सही है। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही रहेगा। अगला आपका प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमावस्या के दिन चंद्रमा की आकृति पूर्ण चक्रीय दिखाई देती है। क्या अमावस्या के दिन दिखाई देती है क्या? देखिए, अमावस्या के दिन नहीं, पूर्णिमा के दिन दिखाई देती है, तो ये गलत है। उसके बाद में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता, पूर्णिमा के दिन तो पूरा दिखाई देता चंद्रमा, तो ये भी गलत है। तो न तो एक सही है न 2 सही है, सत्य कथन पूछा था, न तो एक सत्य है न 2 सत्य है। ऑप्शन है डी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ कम होती है, इस अवधि को 1 माह कहते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है। उसके बाद में बात करें, आकाश में बालचंद्र पूर्णिमा के बाद दिखाई देता है। सत्य कथन का यहाँ पर भी चयन करना है। 1 मिनट, कुछ, हाँ, ये जो पॉइंट है पहला, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ कम नहीं होती, साथ ही कुछ अधिक होती है। माफ़ी चाहूँगा, कुछ अधिक होनी चाहिए, है ना, कुछ अधिक होती है, इस अवधि को 1 माह कहते हैं। तो ये प्रश्न में लिखा है कुछ कम होती है, तो ये कथन गलत होगा। फिर माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, ये गलत होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में एज इट इज़ ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद में आकाश में बालचंद्र पूर्णिमा के बाद दिखाई देता है, तो पूर्णिमा के बाद नहीं, अमावस्या के जस्ट अगले दिन का जो चांद है ना, यानी कि अमावस्या के जस्ट अगले दिन का चांद ही आपका क्या कहलाता है, बालचंद्र कहलाता है, पूर्णिमा के जस्ट बाद का नहीं। ठीक है,
तो ये कन्फ्यूज़न है बच्चों को, तो इसको दूर कर लीजिएगा। तो ये भी गलत कथन है, न तो एक सही न दो सही, कोई भी कथन यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण यह है कि एक, हम चंद्रमा का केवल वह भाग ही देख सकते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को परावर्तित करता है। दूसरा, हमारी चंद्रमा से दूरी परिवर्तित होती रहती है। तीसरा, पृथ्वी की छाया चंद्रमा के पृष्ठ के केवल कुछ भाग को ढकती है। और चौथा कथन है, चंद्रमा के वायुमंडल की मोटाई नियत नहीं है। तो देखिए, चंद्रमा की जो कलाएं हैं उसका घटने बढ़ने का कारण है, हम चंद्रमा का केवल वह भाग ही देख सकते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को परावर्तित करता है, यानी कि प्रदीप्त है, उसी को हम देख सकते हैं। और इसी वजह से अपन चंद्रमा को की घटती हुई कलाएं जो वो देख पाते हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा यहाँ पर। ठीक है, आसान प्रश्न था। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। फिर देखिए, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। दूसरा, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में अपने अक्ष पर 2 घूर्णन करता है। चंद्रमा पृथ्वी की 2 परिक्रमा करने में अपने अक्ष पर 1 घूर्णन करता है। और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, वह अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता। तो देखिए, यहाँ जो उत्तर रहेगा आपका वो क्या रहेगा? तो यहाँ रहेगा, देखिए, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में अपने अक्ष पर भी एक चक्कर, एक घूर्णन पूरा कर लेता है। ये कथन आपका सत्य है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। ठीक है, तो चंद्रमा जितना समय पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करने में लेता है, उतना ही समय अपनी अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में भी लेता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात की जाए। थोड़ी आवाज़ धीमी आ रही होगी आपको, क्योंकि कुछ गले में प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी आवाज़ में दिक्कत आ रही साथियों। चलिए छठे प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? सीरियस, शनि, बुध और पृथ्वी। तो सीरियस जो है वो साथियों कोई ग्रह नहीं है। ठीक है, सीरियस आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा है जो ओरियन तारामंडल के निकट दिखाई देता है। ठीक है, तो ये है सीरियस, है ना, सबसे अधिक चमकीला तारा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न 7 है, तारे सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदित होते हैं तथा सूर्योदय के पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। 2 है, सूर्य के पश्चात दूसरा पृथ्वी के निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सेंटोरी भी लिखा था कई कई जगह। तो दूसरा कथन सही है, देखिए बिल्कुल। बाकी पहले की बात कर लें तो देखिए, पहले कथन की बात अगर की जाए तो ये सही नहीं है, क्योंकि तारे दिन के समय में भी आकाश में स्थित होते हैं, लेकिन उस समय सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण ये दिखाई नहीं देते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन के कारण तारे पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गमन करते हमें प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो पहला कथन आपका सही नहीं होगा साथियों, और आपका जो आंसर है वो केवल 2 आपका यहाँ पर सही उत्तर साथियों रहेगा। अगला आपका प्रश्न है, ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है, तेजी से गति करता है। तीसरा, चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाता है। और चौथा ऑप्शन है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित होता है, यानी पृथ्वी जैसे इस प्रकार से अक्ष है तो यहाँ ये ध्रुव तारा स्थित रहेगा। ठीक है, इसीलिए केवल ये नॉर्थ पोल पर यानी कि उत्तरी ध्रुव में दिखाई देता है, दक्षिण ध्रुव में दिखाई नहीं देता। ठीक है, चलिए प्रश्न 9 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सप्तऋषि सबसे विख्यात तारामंडल है, इसे अर्सा मेजर भी कहते हैं। तो सप्तऋषि जो है उसको अपन अर्सा मेजर के नाम से भी जानते हैं, और सबसे विख्यात तारामंडल यही है जिसमें 7 तारे होते हैं। फिर है, ओरियन तारामंडल को गर्मियों में देखा जा सकता है, इसे शिकारी भी कहते हैं। ठीक है, अगला है, कैसियोपिया अंग्रेजी के अक्षर W या M के विकृत रूप में गर्मियों में दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो कथन अगर सत्य पूछा अपने को तो सबसे पहले तीसरे कथन की मैं बात करूँगा। चलिए दूसरे कथन की बात करते हैं, ओरियन तारामंडल के बारे में।
देखिए जो ओरियन है वो एक अन्य विख्यात तारामंडल है सप्तऋषि के बाद में, जिसे सर्दियों की मध्य रात्रि में देखा जाता है, और यहाँ लिखा है गर्मियों में देखा जाता है, तो ये गलत कथन हो गया। ठीक है, और ये पॉइंट सही है कि इसे शिकारी कहते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, जैसे जो भी आपको एक पॉइंट देगा उसका एक पॉइंट तो आपको सही दे देगा और दूसरा दे देगा गलत। ठीक है, तो बच्चा सही को देख करके उसको पूरे को सही मान लेता है, ऐसा नहीं है। ओरियन तारामंडल को शिकारी तो कहते हैं, लेकिन ये गर्मियों में नहीं, इसे सर्दियों की मध्य रात्रि को देखा जा सकता है। इसमें 7 से लेकर के 8 चमकीले तारे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैसियोपिया की बात की जाए तो उत्तरी जो आकाश है या उत्तरी ध्रुव है उसमें स्थित एक प्रमुख तारामंडल है कैसियोपिया। यह सर्दियों की रात्रि के प्रथम प्रहर में दिखाई देता है। यह अंग्रेजी के अक्षर W अथवा M के बिगड़े रूप जैसा दिखाई देता है। और यहाँ भी क्या लिखा हुआ देखिए, कैसियोपिया अंग्रेजी के अक्षर W या M के विकृत रूप में गर्मियों में दिखाई देता है। गर्मियों में नहीं, सर्दियों में दिखाई देता है। देखिए कहाँ इस प्रश्न में गलतियाँ की गई हैं, सर्दी और गर्मी को लेकर के, और वहीं पे बच्चा कंफ्यूज होता है बहुत। एक प्रकार से दिमाग से अपन यानी कि एग्जाम आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपको कैसियोपिया के बारे में पता है, उसका आकार W और M के विकृत रूप जैसा है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो गर्मियों में दिखाई देता है सर्दियों में, दिक्कत हो जाएगी साथियों आपको। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए आए दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है ना, और इस बढ़ते कंपटीशन में हमें चीज़ें जो है वो ऊपर ऊपर से तो पता होनी ही चाहिए, साथ में आपको थोड़ा सा डिटेल नॉलेज भी उसके बारे में होना ही चाहिए, तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए तीसरा जो आपका कथन है वो भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तो निश्चित ही कथन 1 जो है वो आपका सही यहाँ पर रहेगा। प्रश्न नंबर 10 है, ग्रह तथा तारों में मुख्य अंतर यह है कि एक ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है जबकि तारे स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। 2 तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते। तीसरा आपका कथन है, प्रत्येक तारा एक निश्चित दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करता है जबकि ग्रह स्थिर रहते हैं। तो देखिए ग्रह स्थिर रहते हैं, गलत कथन दे दिया, बिल्कुल गलत कथन दे दिया। और प्रत्येक तारा सूर्य की परिक्रमा थोड़ी करता है, ये भी गलत कथन है। ठीक है, तो पहला और दूसरा ये दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन 1 इस प्रश्न का उत्तर आपका रहेगा। ठीक है मित्रों, चलिए प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। यहाँ कथन ए और कारण आर दिया है और इनको पढ़ के आपको सही कूट का चयन करना है। ठीक है, कथन ए क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल सही बात है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव या पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो जिम्मेदार है ऋतु परिवर्तन के लिए, बिल्कुल सही है। फिर है, पृथ्वी के विषुवतीय तल एक दूसरे से 33.5 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। नहीं साथियों, ये 23.5 यानी कि पृथ्वी अपनी अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो यहाँ 33.5 दे रखा है, तो ये आर जो है वो तो गलत है आपका, तो ए और आर दोनों सही, ये नहीं होगा। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये भी नहीं होगा, है ना, और क्योंकि दोनों सही है ही नहीं अपने, ए सही है किंतु आर गलत, ये आपका कथन यहाँ पर, ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा। इसके बाद में बात करें अपने प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, क्षुद्र ग्रह ऐसे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा नहीं करते। दूसरा आपका, क्षुद्र ग्रह मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच उपस्थित होते हैं। भाई मंगल और बृहस्पति ये सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। मंगल और बृहस्पति जो है ये मंगल हो गया, उसके बाद में ये बृहस्पति हो गया। ठीक है, ये बृहस्पति मान लीजिए, ये मंगल मान लीजिए, सूर्य मान लीजिए, और इनके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, अब इस चित्र को देख करके मत समझ जाइएगा कि बृहस्पति जो वो सूर्य से बड़ा, ऐसा नहीं है, है ना, बस आपको एक दिखाया गया थोड़ा सा। अब देखिएगा साथियों, क्षुद्र ग्रह जो वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में इस प्रकार से चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पहले पॉइंट में बोला है जो सूर्य की परिक्रमा नहीं करते, तो क्षुद्र ग्रह जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा साथियों करते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। तो सत्य कथन की अगर बात की जाए तो केवल दूसरा पॉइंट यहाँ सही है, बाकी आपका पहला जो कथन है वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, इसलिए ऑप्शन 2, ऑप्शन बी केवल 2 यहाँ पर आपका उत्तर जो है वो हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धूमकेतु परवलयी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं।
2 हेले का धूमकेतु 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। 3 उल्का को शूटिंग स्टार या टूटता तारा भी कहते हैं। तो देखिए, उल्का को टूटता तारा या शूटिंग स्टार निश्चित तौर पे कहा जाता है, और हेले का धूमकेतु 76 वर्षों बाद पृथ्वी पर दिखाई देगा, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। फिर है धूमकेतु परवलयी कक्षाओं में, सूर्य की परवलयी कक्षाओं में इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, ये पॉइंट भी वही बिल्कुल आपका सही कथन रहेगा। तो तीनों ही कथन ठीक, इसलिए ऑप्शन 1, 2 और 3 ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह भारत का प्रथम उपग्रह था? आर्यभट्ट, कल्पना 1, FDU सेट और इनसेट। तो देखिए, इसका उत्तर रहेगा आपका आर्यभट्ट। ठीक है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था ये तो। इसके बाद में बात करें प्रश्न नंबर 15 की। बुध ग्रह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए तथा सत्य कथन की कूट का चयन कीजिए। पहला, बुध ग्रह को सूर्योदय से तुरंत पूर्व तथा सूर्यास्त के तुरंत बाद क्षितिज पर देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें, बुध ग्रह का केवल एक उपग्रह है। फिर है, बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। देखिए, बुध ग्रह को सूर्यास्त के तुरंत पूर्व और सूर्यास्त के तुरंत बाद क्षितिज पर देखा जा सकता है, यानी पृथ्वी के समानांतर देखा जा सकता है, अगर कोई अब पेड़ आपके सामने नहीं है। ठीक है, यानी कि आपको सूर्यास्त होता बिल्कुल, है ना, सूर्यास्त हो चुका है, उसके तुरंत बाद आप देख रहे हो और बीच में कोई पेड़ नहीं है, बिल्कुल सीधा आपको सूर्य अस्त होता दिखाई दिया है। ठीक है, तब उसके पास में आप साथियों देख सकते हो बुध ग्रह को। लेकिन सूर्य के जब सूर्य मौजूद है उस समय नहीं देख सकते, क्योंकि ये सूर्य के बिल्कुल निकटतम होता, सबसे निकट का ग्रह है, तो सूर्य के तेज प्रकाश की वजह से हम इसको देख नहीं सकते। ऐसा ही सुबह हम सूर्योदय से तुरंत पहले कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दिखाई नहीं देगा अपने को। तो यहाँ जो कथन आपका सही है वो पहला भी सही, तीसरा भी सही, लेकिन दूसरा सही नहीं है, क्योंकि बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं होता। तो कथन 1 और 3 दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? तो वो साथियों शुक्र ग्रह, याद रखिएगा। सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध ग्रह है, पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह शुक्र ग्रह है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है और सत्य कथनों का चयन भी करना है। एक है, शुक्र ग्रह को प्रातः काल का तारा तथा संध्या काल का तारा भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। शुक्र ग्रह का स्वयं का कोई उपग्रह नहीं है, यह भी सही है। शुक्र ग्रह अपनी अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। तो देखिए, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। शुक्र ग्रह और यूरेनस ग्रह, ठीक है, इन दोनों को छोड़कर शेष सभी ग्रह अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्रण करते हैं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्रण करते हैं, क्योंकि पृथ्वी भी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्रण करती है। लेकिन शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, या जिसको यूरेनस भी बोलते हैं, वो दोनों पश्चिम से पूर्व, ठीक है, अपनी अक्ष पर, एक मिनट माफ़ी चाहूँगा, शुक्र तथा यूरेनस ग्रह को एक प्रकार से अगर अपन शुक्र और यूरेनस की बात करें तो वो तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, बाकी सारी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, पृथ्वी के समान। तो ये दो ही ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और यूरेनस, जिसको अरुण ग्रह कहते हैं, वही दो ऐसे आपके ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं। तो सारे पॉइंट बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए 1, 2 और 3 ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। कथन 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। चलिए प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करिए तथा असत्य कथनों के कूट का चयन करिए। 1, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। दूसरा, मंगल ग्रह का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तीसरा, बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर अत्यधिक की ओर गति से घूर्णन करता है। थोड़ा सा गलत लिखा गया है, बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर अत्यधिक तेज गति, है ना, अब अत्यधिक तेज गति से घूर्णन करता है, ये यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए था, जो कि थोड़ा सा गलत हो गया है। तो देखिए, आपको असत्य कथन का चयन करना है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, ये भी सही है, और बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर अत्यधिक तेज गति से घूर्णन करता है, ये भी पॉइंट सही है ना। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ये पॉइंट भी सही है आपका।
मंगल ग्रह का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो ये देखिए गलत है। मंगल ग्रह के प्राकृतिक फोबोस डीमोस वगैरह ये आपके अगर मैं सही हूँ, क्योंकि मुझे अभी देखिए ध्यान में शायद फोबोस और डीमोस ही मेरे हिसाब से ये दोनों के दोनों क्या हैं, मंगल के उपग्रह हैं। तो प्राकृतिक उपग्रह दोनों के दोनों, और यहाँ लिखा है प्राकृतिक उपग्रह नहीं होते, तो निश्चित तौर पे मंगल ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह एक बार आप चेक कर लीजिएगा कौन कौन से हैं, है ना। हो सकता है मैं भी डाउट में हूँ अभी, बट एक बार आप देख लीजिएगा, मंगल ग्रह के आपके 2 प्राकृतिक उपग्रह आपको मिलेंगे निश्चित तौर पे, ठीक है। तो ये जो आपका कथन है केवल 2, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये गलत कथन दिया गया है और आपको असत्य कथन ही पूछा था, है ना। थोड़ा दिमाग से स्लिप हो रहा है, तो इसको आप देखिएगा ज़रूर मंगल ग्रह वाला। और 19 नंबर प्रश्न की अपने बात करते हैं, और देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि कौन कौन से होते हैं मंगल के, ठीक है। चलिए 19 नंबर है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व पानी से भी कम होता है? तो शनि ग्रह होता है साथियों, वो इसीलिए पानी पर तैर सकता है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से सूर्य का आंतरिक ग्रह नहीं है? बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। तो देखिए आंतरिक ग्रहों की बात की जाए तो अपन जानते हैं कौन कौन से हैं। पृथ्वी, जो सूर्य के पास के 4 ग्रह हैं वो, जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है, ये तो आंतरिक ग्रह। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये आपके बाहरी ग्रह होते हैं साथियों, ठीक है। इसलिए यहाँ अगर बात की जाए आंतरिक ग्रह नहीं है, तो बृहस्पति आपका आंतरिक ग्रह नहीं है। बाकी बुध, मंगल और शुक्र आपके आंतरिक ग्रह हैं पृथ्वी के, ठीक है साथियों। तो ये कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करूँगा आपके 20 में से 20 प्रश्न सही हुए होंगे, या एक आधा प्रश्न गलत भी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, या 5 प्रश्न भी गलत हो गए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो बस पढ़ते रहिए, और आगे आने वाले जो 3rd ग्रेड भर्ती है उसके लिए हम बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। रीट के लिए भी मैंने बहुत बेहतरीन मैटर आपको दिया है, निश्चित तौर पे अच्छा मैटर दिया है। आप किसी भी कोचिंग क्लास के नोट से तुलना कर लीजिएगा। देखिए मैं खुद जब पेपर बनाऊं, मैंने पढ़ा है और मैंने खुद ने ही पेपर बनाया, तो निश्चित ही है कि मेरा पेपर जो मैंने पढ़ा है उसमें से रहेगा, तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन साथियों 2 बार, आपके 3 बार रीट एग्ज़ाम, रीट 2018 जब मैंने नोट्स तैयार किए थे, उसके बाद में रीट 2021 हुई, उसमें 2 बार रीट 2021 हुई, ठीक है। इसके बाद में साथियों कलाम के 3 प्री रीट एग्ज़ाम अभी तक हो चुके हैं, ठीक है। सब में मेरे नोट्स में से प्रश्न हैं, सब में 18-19 20 में से इतने प्रश्न आए हैं। तो आप यकीन मानिए कि ये नोट्स नहीं है साथियों, बिल्कुल शानदार मैटर का एक जगह कलेक्शन करने की मैंने कोशिश की है। और जो बच्चे बोलते हैं कि सर 3rd ग्रेड की भर्ती में भी आप ये पढ़ाओगे क्या, तो देखिए ये मैटर तो रहेगा भाई, साइंस बदलती थोड़ी है कभी, ये मैटर तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन इसमें NCERT को भी समाहित करेंगे, साथ में और भी जो कुछ ऑथेंटिक बुक्स हैं, है ना, एक्स्ट्रा, वो मैं सर्च कर लूँगा, उन बुक्स का मैटर भी मैं आपको दूंगा। तो बहुत ही यूनिक एक कलेक्शन आपको दिया जाएगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आपको पढ़ाऊंगा उससे बाहर प्रश्न मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, ठीक है। बाकी देखिए कुछ भी हो सकता है, अपन किसी चीज़ की 100% गारंटी तो नहीं ले सकते, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जो पढ़ाऊंगा उसमें से 80-90% आपको 3rd ग्रेड की भर्ती में भी देखने को मिलेगा निश्चित तौर पे, ठीक है। तो अगर आपने साइंस मैथ का कहीं और से कोर्स ले लिया है तब तो देखिए मैं क्या कह सकता हूँ, बाकी नहीं लिया है तो एक बार वेट ज़रूर करिएगा, हमारे डेमो वीडियोस देख करके ही आप कोर्स लें, कि आपको किसी कोचिंग के साथ जाना है, बड़ी नाम की कोचिंग के साथ, या फिर आपको हमारे साथ जुड़कर एक सही तरीके से शानदार तैयारी को अंजाम देना है। आपके ऊपर है सब कुछ, ठीक है साथियों। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।